इशफाक साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूं सर कि बार बार ये बात आती है सामने कि फाइलर नॉन फाइलर की जो टर्म यूज़ होती है, क्या अब इस बजट के बाद आप क्या देख रहे हैं कि कहा जाता है कि टैक्स फाइलर के लिए ये मराहत हैं और नॉन फाइलर के लिए ये चीज़ें होंगी, तो क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए कि कोई नॉन फाइलर है या फाइलर है सारा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो यही बात हुई थी जब नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट लाने में, इस गुनाह में मैं भी शरीक था। अच्छा। हमने इसलिए निकाला था कि जी कि वो नॉन फाइलर का डेटा आएगा, आप उनको नोटिस दे के ये आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फाइलर तो 26 बिलियन का जब टैक्स आया तो ये माउथ वाटरिंग हो गया बिहार के लोगों के लिए कि यार हमें मेहनत किए बगैर ये पैसा मिल रहा है तो छोड़ो। तो और इसके बाद बहुत से लोगों को नोटिस भी गए और आपको पता है कि फिर मामला तय हो गए और खत्म हो गया। अब धीरे धीरे इसमें काफी डेवलपमेंट हुई है और काफी किस्म के नॉन फाइलर के टैक्स बनाए। फिर एक दौर में बड़ी मस्खरापन उन्होंने किया कि एटीएल नॉन एटीएल कर दिया। तो मेरा ख्याल है वो ये चीजें चलती नहीं है। अब आपको कम से कम ये जरूर करना पड़ेगा कि जो नॉन फाइलर है या जो फाइल नहीं करता उसको फाइल करना चाहिए, उनको आप उन पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाएं जो कि मैं समझ रहा हूँ ये आने वाली हैं। जैसे कि आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आपको एक सर्टेन प्लॉट से ऊपर आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, इस किस्म की कदगनें लगेंगी। और अगर लगेंगी तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि भाई ठीक है, अगर आपके पास पैसा है आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी ये पैसा आपके पास है, तो क्यों ना आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। चाहे आप ये बता देंगे आपको विरसे में मिला है और आप फर्ज करें अगर आपको ये टैक्स नहीं देना तो आप जीरो दिखा दें और आप ये दिखा दें मेरे पास वेल्थ में इतने पैसे थे। वैसे भी आपको मैं एक बात बताता हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये शराइत लाजिम है कि जी एक सर्टेन स्टेज से ऊपर आपके पास अगर वेल्थ है, आपके पास एक गाड़ी है 1000 सीसी की, तो ये सब चीजों पे आपको टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है। ठीक है। तो अमलदारी नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर अब आप खत्म करें। मकसद कुछ नेक था बट वो मकसद फौत हो गया। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना सर कि अब इस जो आपके एफबीआर के लोग हैं जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना होता है और टैक्स जो है वो फाइलर के चक्कर में वो स्पेशली जो ताजर है वो कहते हैं जी कि हमें एफबीआर वाले लोग खुद तंग करते हैं कि आप अगर फाइलर बनेंगे तो ये हो जाएगा, फाइलर नहीं बनेंगे तो आपको ये फ़ायदा है। जरा वहाँ भी चेक होना चाहिए ना। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैंने वाई शायद सिविलियन हूँ जो कि यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और कोई जिसमें मेरा कोई पार्लियामेंट से भी ताल्लुक नहीं था, जो मैं एफबीआर के ऑफिस में मैं 8 या 9 महीने जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठा हूँ। जी जी। तो मुझे एक एक चीज का अंदाजा है इनका। बेसिकली बहुत क्लियर बात है कि आपका 95% जो डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ 3% टैक्स पेयर पे कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां। तो उनसे वो एडवांसेस ले लेके वो अपना बजट पूरा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो 97% टैक्स है उनका ट्रू टैक्सेशन नहीं होता और वो फिर बाकी आपको पता है कि किस तरीके से मामला चलते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में या बाकी जो दूसरी जगहों पे, स्पेशली एफबीआर। फिर वो रिश्वतों का बाजार गर्म होता है और वो ट्रू टैक्सेशन हो या हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं आती। तो इसलिए बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप फाइलर को फाइलर की हैसियत से करें और उसमें भी हमने एक पूरा स्कीम बना के दी थी कि टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का कोई फेस टू फेस राब्ता ही ना हो। आप जब रिटर्न फाइल करें तो ये फेसलेस एक ट्रांजैक्शन आईटी के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये आपका रिटर्न असेस हो जाए। हाँ। और रेंडमली आपका नाम लिए बगैर या आपके नाम को और आपकी प्रॉपर्टीज को आपके बैंक को मास्क करके एक रैंडम ऑफिसर उसको चेक कर ले कि हाँ जो एआई ने चेक किया वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हुक्म नजर आ रहा है तो आ जाए। ये सारी स्कीमें बनी हुई है मेरी समझ से। अमल दरामद कौन करेगा सर? अमल दरामद कौन करेगा? अनवर साहब, अमल दरामद भी हो सकता है मगर अगर ये मेरा ख्याल है जो ऊपर अरबाब इख्तियार में बैठे हैं उनको ये पता हो कि कैसे अमल दरामद कराना है, दे हमें चैलेंज। वो करवा सकते हैं अगर वो करवाना चाहें तो। अनवर काशी साहब, तो आप दे मुझे, मैं करवा दूं। मैं आगे बढ़ता हूँ सर। अनवर साहब, ये जो हम डिबेट कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं कि फाइलर नॉन फाइलर का जो मामला है वो ख़त्म होना चाहिए।
अब देखें बजट में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है सर, कि आप रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो आगे बात बढ़ेगी। तो इस रेवेन्यू कलेक्शन में जो है हुकूमत क्या कर सकती है और किस तरह ये इसको बढ़ा सकते हैं कि ताकि हुकूमती अखराजात जो है जो बाकी हैं अखराजात वो पूरे हो सकें सर। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखिए मसला ये है कि जो फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है वो तो कॉन्सेप्ट था ही गलत, इसलिए कि जिसने टैक्सेबल इनकम है उसको रिटर्न फाइल करना है ये होना चाहिए था। और जैसे अभी कहा गया कि जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में था तो उसके बावजूद भी ला के एक बिला वजह का एक पूरी स्कीम में ऐसी बना दी गई जिसका लोगों ने फायदा उठाया। अब बात यहाँ पे ये है कि मैं अगर आपको एक रेफरेंस दूं कि पूरी दुनिया में जितना एफबीआर मशहूर है इतना दुनिया में कोई रेवेन्यू अथॉरिटी मशहूर नहीं है। अच्छा। असल में इशू ये हो गया है कि पॉलिसी मेकर्स ने सारा बटन एफबीआर पे डाल दिया है। एफबीआर इज अ रेगुलेटर। अब पॉलिसी कौन बनाएगा? आज आईएमएफ पॉलिसी बना रहा है पाकिस्तान की, आज बजट आईएमएफ बना रहा है। पॉलिसी मेकर्स कहाँ हैं? आपके अरबाब अख्तियार कहाँ हैं कि बजट क्यों नहीं बना रहे? वो इसलिए कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो बजट बनाने में नहीं, वो टैक्स छुपाने में, टैक्स चोरी करने में और टैक्स बचाने में लोगों का मदद करते हैं। तो असल में वो तो पॉलिसी बना ही नहीं सकते, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा नहीं सकते, वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। इस मुल्क में 2000 में सर्वे हुआ मुशर्रफ के दौर में, वो सर्वे इस्तेमाल नहीं किया गया। आज भी डिजिटलाइजेशन को लोग अगेंस्ट कर रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये इस बात करते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड सिर्फ डिजिटलाइजेशन है। अगर डिजिटलाइजेशन होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जहां तक बजट की बात है, आप टैक्स फाइलर्स को इंसेंटिव नहीं देते, आप टैक्स फाइलर्स के साथ जो है ना जाती करते हैं, कंप्लायंस की जाती करते हैं, टैक्स रेट बढ़ा देते हैं। पिछले साल जो बजट में आपने सैलरीड पर्सन को 50% टैक्स के ब्रैकेट में ले गए आप। अब आप ये सोच सकते हैं कि कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए टैक्स पे दे, फिर बच्चों की एजुकेशन भी दे। अब सवाल ये है कि जब वो लोग पैसा कमाते हैं, अब खर्च करने की बारी आती है तो दो तरीके हैं, या प्राइवेट सेक्टर खुद खर्च करे लोग, या जो है वो हुकूमत को वो टैक्स देते हैं और फिर हुकूमत अपना निज़ाम चलाती है। अब इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत के ज़रूरी उमूर होते हैं, जैसे डिफेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, जुडिशल सिस्टम होता है, जिसके लिए हर सूरत आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही एक्सपेंडिचर करने हैं। लेकिन उसके अलावा जो ज़रूरी उमूर के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बेसिकली लोगों के टैक्स का पैसा ज़ाया होता है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट किया हुआ पैसा कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड करना है और कितना प्राइवेट सेक्टर ने खुद करना है। और आपने एफिशिएंसी देखनी है कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर मैं पैसा कमाता हूं और मैं खुद से अपने एक्सपेंडिचर करता हूं, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर मेरा और जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रूर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले, लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू को देखते रहें और उसके बदले में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी डिस्करेज होती है इसको नहीं देखते, आप इस साल को ही ले लें कि हम टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नेगेटिव ग्रोथ है और ये तकरीबन पिछले 36 महीने से नेगेटिव जा रही है। तो हमें अपना फोकस दोनों तरफ रखना है, जितना गवर्नमेंट के रेवेन्यूज की तरफ देखना है उतना हमें ये भी देखना है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कहीं उस टैक्सेशन से नहीं डिस्करेज हो रही। तो एट द एंड हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम अंधाधुंध सिर्फ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके सोचते रहेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं सोचेंगे तो अल्टीमेटली फिर एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कहां से इंप्रूव होगा। फिर लोग जो है वो महंगाई के हाथों कहते हैं परेशान हैं। जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो एक्चुअल महंगाई तब असर करती है। जब अब लोगों के पास रोजगार है, बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर है, तो फिर एज सच रेवेन्यू प्रॉब्लम कम रह जाती है। और फिर एक और भी बात याद रखें कि रेवेन्यू एक तो जो नहीं टैक्स देता उसको तो किसी तरीके से भी ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विटी के खिलाफ है कि जो बंदा टैक्स देता नहीं आप उससे टैक्स ना ले, वो तो जरूर लें। लेकिन जो आपने खुद भी कही कि सैलरीड क्लास बर्डन में है, आप एक खास लेवल से जब टैक्स बढ़ाते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी रेवेन्यू तो जनरेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्लास पिसती है, सोशल वेलफेयर इफेक्ट होती है। और फिर सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में टैक्स किस चीज के ऊपर आता है? टैक्स खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगेंस्ट कलेक्ट होता है।
खुद से तो नहीं होता। अब वेल्थ है या उस पे टैक्स होता है या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप डिस्करेज करते जाएं तो अल्टीमेटली आप रेवेन्यू के जितने भी एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं ना कि करप्शन खत्म करके ये सारी चीजें जरूर करें, लेकिन एट द एंड आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखना पड़ेगा क्योंकि बेस आपकी रेवेन्यू की इकोनॉमिक जो है उसकी भरोसे कारोबार की भरोसे टैक्स जो है वो अपना लगाएंगे रेवेन्यू एजेंटों का।